नमस्कार। विज्ञान की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम दो ऐसे शब्दों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद उनका जो वैज्ञानिक मतलब है उसे पूरी तरह नहीं समझते। हाँ, ये शब्द हैं कार्य और ऊर्जा। हाँ जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं दो बुनियादी पर बहुत ताकतवर विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। हम सब कहते हैं आज बहुत काम किया, थक भी जाते हैं, पर क्या हमारी ये थकान हमेशा वैज्ञानिक कार्य के बराबर होती है? चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही आम उलझन है, मुझे लगता है। विज्ञान की भाषा में ना कार्य, या जिसे अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, उसका एक बहुत ही खास, बहुत सटीक मतलब है। और वो अक्सर हमारे काम करने या मेहनत करने की जो भावना होती है उससे काफी अलग हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो आज हम इसी बारीकी को समझेंगे, और ये भी कि ऊर्जा के साथ इसका क्या गहरा रिश्ता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए कमाली नाम की एक छात्रा है। इम्तिहान बिल्कुल सिर पर है। वो दिन रात पढ़ रही है, नोट्स बना रही है, मुश्किल सवालों पर खूब दिमाग लगा रही है, दोस्तों से डिस्कस कर रही है। मतलब वो वाकई बहुत मेहनत कर रही है। उसकी सारी ऊर्जा इसी में लग रही है। पर क्या विज्ञान की नज़र से देखें तो ये घंटों की पढ़ाई कार्य कहलाएगी? यहीं पर ना विज्ञान का नजरिया थोड़ा सा हैरान कर सकता है। देखिए, वैज्ञानिक परिभाषा के हिसाब से कार्य तभी माना जाता है जब दो शर्तें एक साथ पूरी हों। दो शर्तें कौन सी? पहली, कि किसी चीज पर, किसी वस्तु पर कोई बल यानी कि फोर्स लगना चाहिए, और दूसरी, उस बल के असर से उस वस्तु में बल की ही दिशा में कुछ विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो चीज अपनी जगह से हिलनी चाहिए बल लगने की वजह से, और उसी दिशा में एफ और एस, बल और विस्थापन, दोनों जरूरी हैं। अच्छा, तो कमाली के मामले में? कमाली के मामले में वो जबरदस्त दिमागी मेहनत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है कुर्सी पर बैठे बैठे थोड़ी हिले भी, लेकिन क्या कोई ऐसा बल है जो उसे लगातार एक दिशा में विस्थापित कर रहा है? शायद नहीं। हम्म। तो विज्ञान कहेगा कि इस स्थिति में कार्य नहीं हो रहा। इसी तरह सोचिए, कोई घंटों तक एक भारी चट्टान को धक्का दे रहा है, पूरी जान लगा रहा है। हाँ, पसीना पसीना हो गया। बिल्कुल, लेकिन चट्टान अपनी जगह से हिलती ही नहीं, टस से मस नहीं होती। तो इतनी मेहनत और थकान के बावजूद वैज्ञानिक कार्य शून्य होगा। शून्य? क्यों? क्योंकि विस्थापन यानी एस शून्य है, कुछ हिला ही नहीं। या फिर कोई सर पे भारी बक्सा लेकर बिना हिले डुले बस खड़ा रहे। हाँ, जैसे कुली कभी कभी खड़े रहते हैं। हाँ, तो बल तो लग रहा है बक्से को संभालने के लिए ऊपर की तरफ, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा, वो व्यक्ति हिल नहीं रहा। तो यहाँ भी कार्य शून्य है। अरे, तो मतलब हम थक कर बिल्कुल चूर हो जाएं, हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाए, लेकिन साइंस कह सकता है कि कार्य तो जीरो हुआ। ये तो वही बड़ी अजीब बात है। तो फिर वैज्ञानिक कार्य होता कब है? कोई उदाहरण? जैसे सीढ़ियां चढ़ना, इसमें तो हम ऊपर जाते हैं, विस्थापन तो होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही उदाहरण है, बहुत अच्छा। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने वजन के खिलाफ जो गुरुत्वाकर्षण बल आपको नीचे खींच रहा है, उसके विरुद्ध ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं। हाँ, जोर तो लगाना पड़ता है। और आप ऊपर की दिशा में विस्थापित भी हो रहे हैं। आपकी मंजिल ऊपर है, तो यहाँ बल भी है और विस्थापन भी, और दोनों एक ही दिशा में है, ऊपर की ओर। इसलिए यहाँ वैज्ञानिक रूप से कार्य हो रहा है। अच्छा। इसी तरह मान लीजिए आपने किसी पत्थर को धक्का दिया और वो लुढ़कने लगा, या एक ट्रॉली को खींचा और वो आगे बढ़ी, या जमीन से कोई किताब उठाकर मेज पर रखी। इन सब में बल भी लगा और वस्तु अपनी जगह से हिली भी। तो ये सब वैज्ञानिक कार्य के उदाहरण हैं। बिल्कुल। तो जरूरी ये नहीं कि हमें थकान कितनी हो रही है या कितनी दिमागी मेहनत लग रही है। वैज्ञानिक कार्य के लिए बस ये दो चीजें चाहिए, बल और बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, ये अंतर तो अब साफ हुआ। मेहनत और वैज्ञानिक कार्य एक चीज नहीं है। पर अगर कार्य हो रहा है तो कितना हो रहा है, इसे नापने का मतलब क्वांटिफाई करने का कोई तरीका है? कोई फॉर्मूला? हाँ, बिल्कुल है। जब लगाया गया बल स्थिर हो, मतलब कांस्टेंट हो, बदल ना रहा हो, और विस्थापन भी ठीक बल की ही दिशा में हो रहा हो, तो कार्य नापने का सूत्र काफी सीधा है। ये है W = F × S। W = F × S। हाँ,
यानी किया गया कार्य W बराबर होता है लगाए गए बल F को विस्थापन S से गुणा करने पर। और इसकी इकाई मतलब इसे नापते किस में है? जैसे दूरी मीटर में नापते हैं? हाँ, कार्य को हम जिस इकाई में नापते हैं उसे जूल कहते हैं और इसे छोटे में J लिखते हैं। जूल, ये नाम सुना है। हाँ, ये नाम मशहूर वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में रखा गया है। परिभाषा के हिसाब से 1 जूल कार्य तब होता है जब 1 न्यूटन का बल, न्यूटन तो बल की इकाई है। हाँ, 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की ही दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित कर दे, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। अच्छा, तो अगर किसी चीज पर 5 न्यूटन का बल लगाया और वो चीज बल की दिशा में 2 मीटर खिसक गई, हाँ, तो कार्य हुआ 5 न्यूटन गुणा 2 मीटर, हाँ, यानी 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल। बिल्कुल सही। और अगर मान लीजिए बल 7 न्यूटन हो और विस्थापन 8 मीटर हो, हाँ, तो 7 गुणा 8 56 जूल कार्य होगा। एकदम सही। ये तो सीधा गुणा करना है। हाँ, ये तो आसान है। पर एक सवाल और दिमाग में आ रहा है। हाँ, हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि चीजें उसी दिशा में जाएं जिस तरफ हम बल लगा रहे हो? हाँ, कभी कभी तो हम बल लगाते हैं चीज को रोकने के लिए या धीमा करने के लिए, जैसे चलती गाड़ी में ब्रेक लगाना। हाँ, गाड़ी आगे जा रही है पर ब्रेक का बल तो पीछे की तरफ लगता है। या जैसे हवा में उड़ती गेंद को कोई कैच करता है, तो गेंद आ रही होती है पर हाथ का बल उसे रोकने के लिए उल्टी दिशा में लगता है। तो यहाँ कार्य का क्या होगा? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यही कार्य की कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। कार्य सिर्फ हुआ या नहीं हुआ तक ही सीमित नहीं है। ये धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कार्य, ये कैसे? देखिए, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, जैसे आपने खिलौना गाड़ी को धक्का दिया और वो आगे बढ़ी, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। ऐसा कार्य आमतौर पर वस्तु की गति को, उसकी स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत यानी उल्टी दिशा में लगता है, जैसे ब्रेक लगाने पर बल पीछे की ओर लगता है जबकि गाड़ी आगे जा रही है, या जब कोई चीज जमीन पर फिसल रही हो, तो घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, हमेशा गति की उल्टी दिशा में लगता है। हाँ, वो तो रोकता है चीज को। बिल्कुल। तो इन स्थितियों में बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। ऋणात्मक कार्य वस्तु की गति को कम करता है या उसे रोकने की कोशिश करता है। अच्छा, तो मतलब ब्रेक लगाने वाला बल नेगेटिव कार्य करता है? हाँ, एक और उदाहरण देखिए। जब आप जमीन से कोई वजन उठाकर ऊपर ले जाते हैं, तो आप बल ऊपर की ओर लगा रहे हैं और विस्थापन भी ऊपर की ओर हो रहा है। तो आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा हुआ? बल और विस्थापन एक ही दिशा में, तो पॉजिटिव हुआ। सही। लेकिन उसी समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वजन को किधर खींच रहा है? नीचे की ओर। और विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर की ओर। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है। इसलिए इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। वाह, मतलब एक ही काम में, जैसे वजन उठाने में, मेरे द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव है और गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव है। हाँ, बिल्कुल। तो ये देखना जरूरी है कि हम किस बल द्वारा किए गए कार्य की बात कर रहे हैं और उस बल की दिशा विस्थापन की दिशा के सापेक्ष कैसी है। समझ गया। तो कार्य सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिशा पर भी निर्भर करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये तो कार्य को देखने का एकदम नया नजरिया मिला। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऊर्जा की। हमने सुना है और हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि दुनिया में हर काम के लिए, हर चीज के लिए ऊर्जा चाहिए। हमें चलने फिरने, खेलने, यहां तक कि सोचने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, जो हमें खाने से मिलती है। गाड़ियों को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए, जिसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। पंखे और लाइट चलाने के लिए बिजली चाहिए, वो भी ऊर्जा है। तो ये कार्य और ऊर्जा, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? क्या रिश्ता है इनका? इनका रिश्ता बहुत ही गहरा है। असल में ऊर्जा को अक्सर परिभाषित ही ऐसे किया जाता है, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। हाँ, मतलब अगर किसी चीज में ऊर्जा है, हाँ। तो वो कार्य कर सकती है या उसमें कार्य करने की संभावना है। जैसे एक चलती हुई गेंद में ऊर्जा है, इसलिए वो किसी दूसरी गेंद से टकराकर उसे हिला सकती है, यानी उस पर कार्य कर सकती है। अच्छा। और दूसरी तरफ जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है, तो अक्सर उसकी ऊर्जा में बदलाव आता है। या तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है
या घट जाती है या फिर एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। और जब कोई वस्तु खुद कार्य करती है तो उसकी अपनी ऊर्जा खर्च होती है। तो मतलब कार्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। कह सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऊर्जा को मापने की इकाई भी वही है जो कार्य की है। क्या? जूल। हाँ। जूल ही। 1 जूल ऊर्जा का मतलब है कि उससे 1 जूल कार्य किया जा सकता है। कभी कभी ऊर्जा की बड़ी मात्रा के लिए हम किलो जूल का भी इस्तेमाल करते हैं। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल। ठीक है, तो ये ऊर्जा आती कहाँ से है? मतलब स्रोत क्या है इसके? आपने खाने का उदाहरण दिया, पेट्रोल का दिया। हाँ, प्रकृति में ऊर्जा के कई स्रोत हैं। हमारी पृथ्वी के लिए तो ऊर्जा का सबसे बड़ा, सबसे अहम स्रोत सूरज है। सूरज, हाँ, धूप से तो गर्मी मिलती है, रोशनी मिलती है, पौधे भी उसी से खाना बनाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा परमाणुओं के नाभिक में, मतलब न्यूक्लियस में, जबरदस्त ऊर्जा छिपी होती है जिसे न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर भी गर्मी है जिसे भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसमें भी ऊर्जा होती है, टाइडल एनर्जी। अरे वाह, इतने सारे स्रोत! और ये जो ऊर्जा है, क्या ये अलग-अलग शक्लों में, अलग-अलग रूपों में होती है? बिल्कुल। ऊर्जा के कई रूप हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक रूप से दूसरे रूप में बदल भी सकती है। कुछ मुख्य रूप अगर गिनाऊं तो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा, इसमें क्या आता है? इसमें 2 तरह की ऊर्जा आती है। एक गति के कारण, जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और दूसरी किसी खास स्थिति या बनावट के कारण, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इन पर हम अभी बात करेंगे। इनके अलावा ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी है, जैसे हमारे भोजन में, बैटरी में, कोयले, पेट्रोल में। हाँ। फिर विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी है। ठीक है, तो कई सारे रूप हैं। आपने कहा कि कार्य के साथ सबसे सीधा संबंध यांत्रिक ऊर्जा का है। हाँ, क्योंकि कार्य की परिभाषा ही बल और विस्थापन से जुड़ी है, जो कि यांत्रिकी का हिस्सा है। तो पहले यांत्रिक ऊर्जा को ही समझते हैं, जिसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा आती हैं। ठीक है, तो पहले गति वाली ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा पर आते हैं। सोचिए, तेज रफ्तार से आती हुई क्रिकेट की गेंद जब विकेट से टकराती है तो गिल्लियां उड़ जाती हैं, विकेट उखड़ जाते हैं। यह एक तेज दौड़ती हुई कार, उसमें जबरदस्त ताकत महसूस होती है। साफ है कि इन चलती हुई चीजों में कुछ तो है जो उन्हें ये सब करने की क्षमता देता है। इसी को गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, या शॉर्ट में KE कहते हैं। ये वो ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु में उसकी गति, उसके मोशन के कारण होती है। अच्छा, सिर्फ गति के कारण? हाँ, कोई भी चीज जो चल रही है, चाहे वो उड़ता हुआ हवाई जहाज हो, या दौड़ता हुआ एथलीट, या नदी में बहता हुआ पानी, या घूमता हुआ लट्टू, उन सब में गतिज ऊर्जा होती है। और इसे निकालने का कोई तरीका, कोई सूत्र? हाँ, इसका सूत्र है KE = ½ mv²। KE बराबर आधा mv²। यहाँ m और v क्या है? यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, मास है, और v उसका वेग, वेलोसिटी है। तो गतिज ऊर्जा बराबर है आधा गुना द्रव्यमान गुना वेग का वर्ग। तो ये द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। बिल्कुल। अगर वस्तु भारी है, m ज्यादा है, तो उसी वेग पर उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। और अगर वस्तु का वेग ज्यादा है, v ज्यादा है, तो ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बहुत ज्यादा? क्यों? क्योंकि सूत्र में वेग का वर्ग है, v² है। इसका मतलब है कि अगर आप वेग को 2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगर वेग 3 गुना करते हैं तो ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी। अरे बाप रे, वेग का इतना ज्यादा असर? हाँ, वेग का असर बहुत ज्यादा होता है गतिज ऊर्जा पर। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी वस्तु को अगर वो स्थिर है, उसे v वेग तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वो ठीक उसकी गतिज ऊर्जा ½ mv² के बराबर होता है। अच्छा, तो कार्य करने से गतिज ऊर्जा पैदा होती है या बदलती है? हाँ, इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, जो बताता है कि किया गया कुल कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में बदलाव के बराबर होता है। ठीक है, तो वेग का इतना असर है। जैसे स्रोत में वो कार वाला उदाहरण दिया था कि एक 1500 किलो की कार है, उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपने बताया करीब 8.33 मीटर प्रति सेकंड होता है, से 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी करीब 16.67 मी से
तक तेज करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए हमें दोनों वेगों पर कार की गतिज ऊर्जा निकालनी होगी। पहले हाफ एम वी स्क्वायर 8.33 स्क्वायर और फिर हाफ एम 16.67 स्क्वायर और फिर उनका अंतर लेना होगा। और वो अंतर कितना आता है? करीब 156250 जूल। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत ज्यादा। सिर्फ वेग को दोगुना करने के लिए 30 से 60 किलोमीटर घंटा करने के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए या इतना कार्य करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये हमें अंदाजा देता है कि वाहनों को चलाने, उनकी स्पीड बदलने में कितनी ऊर्जा लगती है और इसीलिए तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना ज्यादा खतरनाक भी होता है क्योंकि उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। सही बात है। इससे ईंधन की बचत और सुरक्षित ड्राइविंग दोनों का महत्व समझ आता है। हाँ, ठीक है, ये तो हुई गतिज ऊर्जा, यानी चलती हुई चीजों की ऊर्जा। अब उस ऊर्जा के बारे में बात करते हैं जो किसी चीज में उसकी स्थिति या उसकी हालत की वजह से जमा होती है, स्टोर होती है। जैसे अगर हम किसी रबर बैंड को खींच कर रखें या गुलेल का रबर खींच लें या फिर वो जो चाबी वाले खिलौने आते थे जी। उनमें चाबी भर दें हम्म। या मान लीजिए किसी पत्थर को उठाकर किसी ऊंची जगह पर रख दें। इन सब में गति तो नहीं दिख रही, पर ऐसा लगता है कि इनमें कुछ करने की, कुछ हरकत पैदा करने की क्षमता स्टोर हो गई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी को स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी या पीई कहते हैं। ये वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति, पोजीशन के कारण, ये उसके संरूपण, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसकी बनावट या आकार में आए बदलाव के कारण जमा होती है। स्टोर्ड एनर्जी एक तरह से। हाँ, एक तरह की स्टोर्ड एनर्जी। आपके दिए हुए उदाहरण बिल्कुल सटीक हैं। खींचे हुए रबर बैंड या गुलेल में या दबी हुई स्प्रिंग में उनकी खिंची हुई या दबी हुई अवस्था के कारण ऊर्जा जमा हो जाती है। चाबी वाली गाड़ी में जब हम चाबी भरते हैं तो हम अंदर की स्प्रिंग को ऐंठते हैं, उसमें स्थितिज ऊर्जा भरते हैं। फिर जब चाबी छोड़ते हैं तो वही स्थितिज ऊर्जा गाड़ी के पहियों को घुमाने लगती है, यानी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। और वो धनुष बाण वाला उदाहरण? हाँ, खींचे हुए धनुष में जो तनी हुई डोरी है उसमें स्थितिज ऊर्जा जमा होती है। जब डोरी छोड़ते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा तीर को तेज गति देती है, यानी तीर की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है। और सबसे आम उदाहरण जो हम शायद रोज देखते हैं, किसी चीज को उठाकर ऊंचाई पर रखना। हाँ, वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के विरुद्ध, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट, ऊपर उठाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। हाँ, वजन उठाने में मेहनत लगती है। तो जो कार्य हम करते हैं वही उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। इसका सूत्र है PE = mgh। PE = mgh। इसमें m तो द्रव्यमान हो गया, h ऊंचाई हो गई। ये g क्या है? G है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पृथ्वी की सतह के पास इसका मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो किसी m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने पर उसमें जमा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। अच्छा, तो मतलब जितनी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाएंगे या जितनी भारी वस्तु होगी उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा जमा होगी। हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि स्थितिज ऊर्जा का मान इस पर निर्भर करता है कि हमने शून्य ऊंचाई कहाँ मानी है, जमीन को या मेज को। लेकिन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर हमेशा वही रहता है, चाहे आप शून्य कहीं भी माने। और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सिर्फ शुरुआती और आखिरी ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है, रास्ते पर नहीं। अच्छा, जैसे स्रोत में उदाहरण है कि 10 किलो की वस्तु को जमीन से 6 मीटर ऊपर ले जाने पर उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी।
हाँ, तो वो होगी PE इज इक्वल्स टू mgh इज इक्वल्स टू 10 kg इंटू 9.8 ms स्क्वायर इंटू 6 मीटर्स, जो कि 588 जूल आता है। 588 जूल। जी। तो इतनी ऊर्जा उसमें स्टोर हो गई। अगर उसे वापस जमीन पे गिरा दें तो ये ऊर्जा तो ये ऊर्जा फिर से गतिज ऊर्जा में बदलेगी और टकराने पर शायद कुछ ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा में भी। तो हमने देखा कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल सकती है, जैसे गिरती हुई चीज में या धनुष से तीर छोड़ने पर। क्या ऊर्जा हमेशा ऐसी एक रूप से दूसरे में बदलती रहती है? क्या ये कभी खत्म भी होती है, नष्ट होती है? मान लीजिए हमने गाड़ी चलाई, पेट्रोल जला, गाड़ी चली, फिर रुक गई। तो वो जो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा थी, वो कहाँ गई? क्या वो खत्म हो गई? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब विज्ञान के एक सबसे बड़े, सबसे बुनियादी नियम में छिपा है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, जिसे ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ये तो प्रकृति में हर पल हर जगह हो रहा है। पौधे सूरज की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा भोजन में बदलते हैं। हम खाना खाते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा हमें चलने फिरने, यांत्रिक ऊर्जा और शरीर को गर्म रखने, ऊष्मा ऊर्जा में मदद करती है। कोयला या लकड़ी जलाने पर रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। बिजली बनाने वाले जनरेटर में पानी की स्थितिज या गतिज ऊर्जा या भाप की ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हाँ, ये तो है। पर क्या ये नष्ट होती है? नहीं, और यहीं पर वो महान नियम आता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न पैदा किया जा सकता है, न नष्ट। हाँ, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी बंद सिस्टम में ऊर्जा के किसी भी रूपांतरण से पहले और बाद में ऊर्जा की कुल मात्रा हमेशा एक समान रहती है, कांस्टेंट रहती है। हमेशा? हमेशा। ये सिर्फ कोई किताबी नियम नहीं है, ये इस ब्रह्मांड के काम करने का एक मौलिक तरीका है। ऊर्जा बस अपना रूप बदलती है, गायब नहीं होती। ये तो कमाल की बात है। ऊर्जा अमर है, कह सकते हैं, बस अपना भेष बदल लेती है। जैसे वो गिरती हुई गेंद वाला उदाहरण ही ले लें। हाँ। जब गेंद सबसे ऊपर थी, मान लीजिए ऊंचाई h पर, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा थी mgh और गतिज ऊर्जा 0 थी, क्योंकि वो रुकी हुई थी। कुल ऊर्जा हुई mgh। ठीक। जैसे जैसे वो नीचे गिरने लगी, उसकी ऊंचाई h कम होती गई, तो स्थितिज ऊर्जा mgh कम होती गई, लेकिन उसका वेग v बढ़ता गया, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बढ़ती गई। हाँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि रास्ते में किसी भी बिंदु पर इन दोनों का जोड़ Pe + Ke हमेशा उतना ही रहेगा जितना शुरू में था, यानी mgh के बराबर। अगर हम हवा के प्रतिरोध जैसी चीजों को नजरअंदाज करें, बिल्कुल सही। और जमीन से टकराने से ठीक पहले ऊंचाई लगभग 0 हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी। उस समय सारी की सारी शुरुआती ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल चुकी होगी, लेकिन कुल ऊर्जा फिर भी mgh ही रहेगी। एकदम सही। स्रोत की वो एक्टिविटी 10.15 वाली तालिका भी यही दिखाती है कि गिरती हुई वस्तु के लिए अलग-अलग ऊंचाइयों पर Pe और Ke के मान तो बदलते हैं, लेकिन उनका जोड़ यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा Pe + Ke हमेशा स्थिर रहती है। ये ऊर्जा संरक्षण का एक बहुत सीधा और सुंदर प्रमाण है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली नियम है। ठीक है, तो हमने कार्य समझ लिया, ऊर्जा के अलग अलग रूप समझ लिए, गतिज और स्थितिज ऊर्जा जानी, और ये भी जान लिया कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। लेकिन एक चीज और है, कभी कभी सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता कि कितना काम हुआ, ये भी जानना जरूरी होता है कि वो काम कितनी तेजी से हुआ। जैसे मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, ए और बी, दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है और दोनों एक रस्सी पकड़कर 8 मीटर ऊपर चढ़ती हैं। ठीक है। तो दोनों ने बराबर कार्य किया, क्योंकि दोनों ने बराबर वजन, अपना वजन बराबर ऊंचाई 8 मीटर तक उठाया। मान लीजिए कार्य हुआ W। हाँ, कार्य तो बराबर हुआ, W = mgh। लेकिन लड़की ए ये काम सिर्फ 20 सेकंड में कर लेती है, जबकि लड़की बी को यही काम करने में 50 सेकंड लगते हैं। काम बराबर किया, पर साफ है कि दोनों में कुछ तो फर्क है। हाँ, और इसी फर्क को, इसी तेजी को मापने के लिए भौतिकी में एक और कॉन्सेप्ट है, शक्ति, पावर। शक्ति हमें ये बताती है कि कार्य कितनी जल्दी किया जा रहा है, या यूं कहें कि ऊर्जा कितनी तेजी से
एक रूप से दूसरे में बदल रही है या स्थानांतरित हो रही है। ये कार्य करने की दर है। कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाँ, इसका सूत्र है P = WT। यानी शक्ति P बराबर है किए गए कार्य W को उस कार्य में लगे समय T से भाग देने पर। P = WT। और इसकी इकाई क्या है? शक्ति को वॉट इकाई में नापा जाता है और इसे अंग्रेजी के अक्षर W से लिखते हैं। वॉट, ये नाम भी सुना है, बल्ब पर लिखा होता है। हाँ बिल्कुल, ये नाम जेम्स वॉट के सम्मान में है, जिन्होंने भाप के इंजन को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। परिभाषा के अनुसार 1 वॉट शक्ति का मतलब है 1 जूल कार्य प्रति सेकंड, यानी 1W = 1 JS। 1 जूल प्रति सेकंड। हाँ, क्योंकि वॉट कई बार एक छोटी इकाई पड़ जाती है, तो हम अक्सर किलोवॉट का भी इस्तेमाल करते हैं। 1 किलोवॉट यानी 1000 वॉट। और अगर कार्य करने की दर बदल रही हो, मतलब कोई कभी तेजी से काम करे कभी धीरे, तो हम औसत शक्ति की बात करते हैं। वो होती है कुल किया गया कार्य बटे कुल लगा समय। अच्छा, तो उन रस्सी चढ़ने वाली लड़कियों के उदाहरण पर वापस आते हैं। मान लीजिए दोनों ने जो कार्य किया था W, वो 3200 जूल था। अगर उनका वजन लगभग 40 किलो हो तो ठीक है, मान लेते हैं W = 3200 जूल। तो लड़की A जिसने 20 सेकंड लिए, उसकी शक्ति हुई P = 3200 जूल 20 सेकंड। ये हुआ 160 जूल प्रति सेकंड, यानी 160 वॉट। सही। और लड़की B जिसने 50 सेकंड लिए, उसकी शक्ति हुई P = 3200 जूल 50 सेकंड। ये हुआ 64 जूल प्रति सेकंड, यानी 64 वॉट। बिल्कुल। तो हालांकि दोनों ने कार्य बराबर किया, लड़की A की शक्ति लड़की B से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि उसने वही काम बहुत तेजी से किया। हाँ, वो ज्यादा शक्तिशाली थी इस वैज्ञानिक अर्थ में। इसी तरह वो सीढ़ियां चढ़ने वाले लड़के का उदाहरण भी था स्रोत में। एक 50 किलो का लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ियां चढ़ता है। हर सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंची है। हाँ, तो पहले हमें कुल ऊंचाई निकालनी होगी। H = 45 सीढ़ियां गुणा 0.15 मीटर सीढ़ी = 6.75 मीटर। ठीक है, और कार्य होगा W = mgh। m है 50 kg, g को 9.8 ले लें और h है 6.75 मीटर। हाँ, तो W = 50 गुणा 9.8 गुणा 6.75, ये लगभग 3307.5 जूल आता है। और समय लगा 9 सेकंड, तो शक्ति हुई P = W/T = 3307.5 J बटा 9S, जो करीब 366.5 वॉट आती है। 366.5 वॉट। तो इस तरह हम शक्ति की गणना कर सकते हैं। तो आज की इस बातचीत में हमने कहां से शुरू किया और कहां तक पहुंचे? हमने कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा समझी, जो हमारी रोजमर्रा की मेहनत से अलग है। हाँ। फिर हमने देखा कि कार्य को जूल में कैसे नापते हैं, और ये भी कि कार्य पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। हाँ, फिर हम ऊर्जा पर आए। समझा कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है और इसकी इकाई भी जूल है। हमने ऊर्जा के कई रूप देखे। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², जो गति से जुड़ी है, और स्थितिज ऊर्जा mgh, जो ऊंचाई या स्थिति से जुड़ी है। और सबसे जरूरी बात सीखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। और आखिर में हमने शक्ति को समझा, जो बताती है कि कार्य कितनी तेजी से हो रहा है, जिसे वॉट में नापते हैं। हाँ, ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि ये कुछ गिने चुने विचार, कुछ सूत्र हमारे आसपास होने वाली इतनी सारी घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। एक छोटे से पत्थर के गिरने से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों के चलने तक। बिल्कुल। और इन वैज्ञानिक परिभाषाओं की जो स्पष्टता है, जो सटीकता है, वही हमें प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने और फिर उसका सही तरीके से उपयोग करने की शक्ति देती है। चाहे हम एक पुल का डिज़ाइन बनाना हो, या किसी शहर के लिए बिजली पैदा करने का हिसाब लगाना हो, या बस ये समझना हो कि दौड़ते समय हम क्यों थक जाते हैं और हमें कितनी ऊर्जा चाहिए, इन सब में कार्य, ऊर्जा और शक्ति की समझ बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ भौतिकी की किताबें भरने वाले नियम नहीं हैं, ये तो हमारी असल जिंदगी, हमारे अनुभव की दुनिया को समझने की एक तरह से चाबियां हैं। बहुत सही कहा। और अब जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल, जो हमारी आज की चर्चा और स्रोत सामग्री से ही निकला है। हमने ऊर्जा संरक्षण की बात की कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो जरा सोचिए, जब कोई चीज, मान लीजिए वही गेंद, ऊंचाई से गिरकर जमीन से टकराती है और आखिरकार वहीं रुक जाती है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा थी टकराने से ठीक पहले,
तो उसमें काफी गतिज ऊर्जा थी। रुकने पर वो शून्य हो गई। तो वो ऊर्जा कहाँ चली गई? अगर ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो उसका हुआ क्या? वो किस रूप में बदल गई? इस पर जरूर सोचेगा। शायद अगली बार हम इस पर भी बात करें। जरूर। ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।